ठीक है, मियां नवाज शरीफ साहब का जो केस यहाँ चलता रहा, पनामा केस, वो जैसे कि आपने बताया कि पहले दिन से आखिरी दिन तक यहाँ आते रहे, फिर जब उनका केस ट्रायल कोर्ट में चला, एहतसाब अदालत में चला, वहाँ पे भी आपने वो कवर किया, तो वहाँ पे कवर करने का तजर्बा कैसा था? क्या वो सुप्रीम कोर्ट से मुख्तलिफ था? वो बहुत मुख्तलिफ था, क्योंकि जब वहाँ पे गए तो वहाँ पे हमारे जो कुछ रिपोर्टर्स थे उनको मरीम नवाज़ साहिबा ने और नवाज शरीफ साहब ने दावत पे बुलाया। ये ट्रायल के दौरान ही उनको खाना खिलाया गया नवाज शरीफ साहब के साथ रिपोर्टर्स को। उसके बाद मरीम नवाज़ साहिबा ने उन रिपोर्टर्स के साथ सेल्फियाँ ली अपने मोबाइल से और अपने व्हाट्सएप नंबर से उनको व्हाट्सएप कर दी। अब मेरे जैसा मैं हमारी तरह के दोस्त हैं हमारे जो बैकवर्ड इलाकों से आए हैं, उनको अगर मरीम नवाज़ अपने व्हाट्सएप से उनकी तस्वीरें अपने साथ बना के और व्हाट्सएप कर दें तो उनके लिए तो इससे बड़ी इस दुनिया में नेमत कोई नहीं है। तो वो उसके बाद टोटल ग़ुलामी। मैं जब पहली बार गया ना, ये भी मुझे क्लासा साहब ने कहा कि आप ट्रायल कोर्ट जाएँ। मैं नहीं गया, 2-3 दिन मैंने बहाने शाने बनाया, तो उन्होंने मेरी अच्छी खासी क्लास ली। और मैं जब गया, मैंने जाके देखा कि वहाँ पे तो एक ऐसे जैसे बादशाह नहीं होती, सारे रिपोर्टर यूँ हाथ बांध के आगे नवाज शरीफ साहब के साथ खड़े हैं, सामने ब्रेक के दौरान यूँ खड़े हैं। फिर नवाज शरीफ साहब पर्ची पे लिखी हुई बात करते हैं। फिर नवाज शरीफ साहब अगर कोई सवाल साफ़ ही पूछ लेता है और वो लिख के नहीं लाया उसका जवाब, वो कहते थे अच्छा इसका जवाब क्या होना चाहिए। एक रिपोर्टर बताता था, दूसरा, तीसरा, जिसकी बात उनको पसंद आती थी कहते थे ये मेरी तरफ लिख लो। फिर मैंने जाके उनको रिपोर्टरों को भी एक्सपोज़ किया और नवाज शरीफ साहब और उनकी जो वहाँ पे सारी बादशाहत एक कायम थी उसको एक्सपोज़ किया था और बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस हुआ। एहतसाब अदालत में एक सांप वाला वाक़या आया था, ये मैं अपनी वीडियो में भी बता चुका हूँ। दोबारा अगर आप कहते हैं तो मैं सुना देता हूँ। सुना दें वो, क्योंकि वो चलें, अगर मेरे ख्याल है लोगों ने सुना हुआ होगा, अगर नहीं सुना हुआ होगा तो फिर किसी वीडियो में आपको। अच्छा, ये बताएं कि आप YouTube पे ही फ़िलहाल अपनी वीडियोस लगा रहे हैं, किसी चैनल को ज्वाइन नहीं कर रहे, तो एक क्यों नहीं ज्वाइन कर रहे और मुस्तकबिल करीब में किसी चैनल को ज्वाइन करने का कोई इरादा है आपका? एक तो मेरे साथ मसला ये है कि जितने चैनल्स हैं उनके ऊपर जो एक मेन एंकर है, किसी को मैंने छोड़ा नहीं है, तो उनके लिए बड़ा मुश्किल है चैनल्स के लिए आप मुझे लेना। वो कि कुछ चैनल्स ने मुझे ऑफ़र भी दी और कि आप आएँ, लेकिन मसला ये होता है कि जब आप कोई चैनल ज्वाइन कर लेते हैं ना तो आपके ऊपर कदगनें बहुत सी लग जाती हैं। आप फ़लाँ के ख़िलाफ़ ट्वीट नहीं कर सकते, आप फ़लाँ के ख़िलाफ़ वीडियो नहीं कर सकते। पहली बात तो ये है कि वो फिर ये कह देते हैं कि आप यूट्यूब पे अपनी वीडियोज़ नहीं लगाएंगे। दूसरा उनका ये होता है कि आप इन एंकर्स के ख़िलाफ़ बात नहीं करेंगे। आप उनके ख़िलाफ़ बात करें, वो एंकर आपके मालिक को फ़ोन कर देता है, आपका मालिक कहता है हाँ भाई डिलीट करो ये ट्वीट। तो मुझसे ये नहीं होता, अपना आज़ादी से कर रहे हैं, अपना कर रहे हैं। यूट्यूब पे आप काफ़ी फेमस हैं, पूरे दुनिया में आपको देखा जाता है। ये बताएं कि जो कमेंट्स आते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे होते हैं, तो वो पढ़ते हैं आप सारे? मैं बहुत कोशिश करता हूँ, बहुत से कमेंट्स पढ़ता हूँ, उनको रिस्पॉन्ड भी करता हूँ। फिर मैंने जब व्हाट्सएप नंबर दिया तो मुझे 5-6 हज़ार लोगों ने मैसेज किए। हालांकि मैंने दरख्वास्त भी की थी लंबा चौड़ा लिख के कि अगर कोई बहुत ज़रूरी बात हो तो आप मैसेज करें। और उन 5-6 हज़ार में से मैंने अब तक जो है वो 3,500-4 हज़ार को रिस्पॉन्ड कर चुका हूँ। अभी भी 2,000 के करीब नंबर हैं जिनके मैसेज हैं, वो आज तक मैं उनको रिस्पॉन्ड नहीं कर सका, क्योंकि उसके साथ मसला ये होता है, ज़ाहिर बात है बहुत सारे देखने वाले हैं, वो आप फॉरवर्ड मैसेज आपको कर देते हैं या आप जो चीज़ें वीडियो में कर देते हैं उसके बाद उनके मैसेज आ जाते हैं मज़ीद तफसील बताएं, उनको रिस्पॉन्ड करने में। तो अभी तक 2,000 के करीब, 1,500 से 2,000 या 1,800 से 2,000 के दरमियान नंबर्स ऐसे हैं जिनसे मैसेज आए हुए हैं आज से 3 माह पहले से, उनको मैं रिस्पॉन्ड नहीं कर सका। आपकी वीडियो के ज़रिए अगर कोई सुन रहा है तो मैं उनसे माज़रत ख़्वाह भी हूँ और मैं कोशिश करूँगा कि आहिस्ता आहिस्ता उनको रिस्पॉन्ड कर दूँ। उनको रिस्पॉन्ड लाजमी करें। ये बताएं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का आप बहुत ज़्यादा मोहब्बत के साथ उनका तज़किरा करते हैं, अक्सर उनके जो मसाइल पेश आते हैं उन पर भी आप बात करते हैं, तो इसके पीछे इन ओवरसीज़ के लिए जो आपकी मोहब्बत है, साकिब निसार साहब के भी हम देखते थे कि वो बहुत ज़्यादा इनके खिलाफ इनके हक़ में बात करते थे, तो इसके पीछे क्या वजह है? देखिए, मैं ओवरसीज़ के बारे में समझता हूँ कि वो लोग हैं जो पाकिस्तान से दूर बैठ के पाकिस्तान के लिए हमसे ज़्यादा फ़िक्रमंद रहते हैं। उमर इनाम साहब, मैं आपको बताऊँ, मैं समझता हूँ कि जो बुज़ुर्ग ख़वातीन हैं जिनकी मुझे बाहर से कॉल्स आती हैं, जो मेरी वालदा की तरह मुझे दुआएं देती हैं, 3-4 ऐसी मैंने कॉल सुनी, मैंने वो रोई पाकिस्तान के लिए। और मैं 1-2 ऐसे मेल भी थे, हालांकि मर्द के बारे में होता है कि वो ज़रा मजबूत आसाब का होता है, ख़वातीन ज़रा रहम दिल ज़्यादा होती हैं, मैं समझता हूँ। लेकिन मैंने 2 मर्दों को भी जो बाहर से उन्होंने फ़ोन किया, उनको भी पाकिस्तान के लिए रोते हुए सुना, तो मैं हैरान होता हूँ। वो पाकिस्तान से बाहर बैठ के पाकिस्तान के लिए जितने फ़िक्रमंद होते हैं, वो पाकिस्तान में जितना रेमिटेंस भेजते हैं, जितना पैसा भेजते हैं, पाकिस्तान के लिए उन्होंने क्या क्या है जो नहीं करते। इसलिए मैं समझता हूँ कि उनके जो चीज़ें हैं और उनके साथ जुल्म और ज़्यादतियाँ भी बड़ी हुई। एक तो हम पाकिस्तानी ये समझते हैं जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है ना, वो जो वहाँ पे हैं उनके तो पैसे दरख्तों पे लग रहे हैं। हम यहाँ पे उनको लूट मार भी ज़्यादा करते हैं। हम समझते हैं कि उनको लूटना, उनके पैसों पे डाका डालना शायद हमारा शरई हक़ है, ये बहुत गलत है। तो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स की, हज़ारों ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जिनकी ज़मीनों पे कब्ज़े हैं,
उनको उम्मीद थी कि इमरान खान साहब आएंगे, उनके कब्ज़े वागुजार कराएंगे, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ा है जुल्फ़ी बुखारी साहब वो नहीं कर रहे। तो मुझे उनके साथ एक एफिलिएशन की वजह यह है कि वो पाकिस्तान से हज़ार मील दूर बैठ के पाकिस्तान के लिए जितने फ़िक्रमंद रहते हैं हमसे ज़्यादा बिल्कुल वो फ़िक्रमंद रहते हैं। इसलिए मुझे उनकी पाकिस्तान से मोहब्बत की वजह से मुझे उनसे अकीदत है कि वो पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत करते हैं। पाकिस्तान के लिए जितना वो कर सकते हैं करें। आप एक ट्वीट करें ना किसी गरीब के बारे में कि ये मुश्किल में, सबसे पहले आपको ओवरसीज़ पाकिस्तानी रिस्पॉन्ड करेंगे और वो उसको पैसे भेजेंगे और उसको सपोर्ट करेंगे। बिल्कुल सही। आपने अपनी एक वीडियो में ना पाकिस्तान के जो दूर दराज के इलाके हैं वहाँ के नौजवानों को स्किलफुल बनाने की बात की थी। आपने एक प्लान डिस्कस किया था, वो प्लान कहाँ तक पहुँचा? वो मैंने शुरू किया था, मैंने ऑफिस भी इस्टेब्लिश किया। साकिब निसार साहब के दौर में नहीं कर सका था, उसकी वजह ये थी कि मसरूफियत बहुत ज़्यादा थी। फिर कुछ ये था कि मैंने कोशिश ये की कि गो के मैंने ये कहा था कि हम एक ऐसा ऑफ़िस और एक ऐसी जगह बनाएंगे जहाँ पे हम दूर दराज और बैकवर्ड इलाकों के नौजवानों को बुलाएंगे। वो नौजवान आएंगे और यहाँ पे हम 4-4, 5-5 को पर मंथ बुलाएंगे और बुला के और उनको आईटी के हवाले से ऐसी चीज़ें सिखाएंगे और बताएंगे कि वो उसके बाद 2-3 माह में इतनी उनकी ट्रेनिंग हो जाए कि वो अपने इलाके में जाके ऑनलाइन भी बैठ के 20-25 हज़ार रुपये पर मंथ कमा सकें। मैं ये समझता हूँ कि आज भी अगर आपने पाकिस्तान में 1 करोड़ नौकरियाँ देनी है ना, आप सिर्फ आईटी पे तवज्जो दे लें तो आप 5 साल में दे सकते हैं। आपके साथ मुल्क इंडिया ने पूरी दुनिया की मार्केट को कैप्चर किया, लेकिन बदकिस्मती से हमने उसको सीरियस नहीं लिया। तो अब कुछ फवाद चौधरी साहब टेक्नोलॉजी में कर रहे हैं, अल्लाह करे वो कामयाब हों। आईटी के ऊपर काम नहीं हुआ। मैंने ऑफिस बनाया, मैंने ये भी कहा था कि कुछ लोग हैं वो अपने इलाकों से कुछ लोगों को स्पॉन्सर करके भेजें। हम ना किसी से पैसे लेंगे उस नौजवान से, ना उसको देंगे। 3 महीने के लिए वो आए, आपने अगर किसी को भेजना आप उसे स्पॉन्सर करें, 15,000 10,000 जो उसका यहाँ रहने का खर्चा होगा। 3 माह के लिए आप उसे 10-10 हज़ार दें। आप जिस बंदे को सेलेक्ट करके भेजें वो ऐसा बंदा हो जो जिसके अंदर पैशन हो, जो करना चाहता हो। ऐसा ना हो ना कि आप किसी ऐसे बंदे को भेज दें जो करना ही ना चाहता हो। बिल्कुल सही। तो आप 3 माह के लिए उसको भेज देंगे, उसका भी टाइम ज़ाया होगा। आप भी हमें कहेंगे कि आप तो बड़े दावे करते थे, इसको सिखाएंगे, इसको आपने 3 माह इसके ज़ाया किए हैं। तो फिर मुझे बहुत सारे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने कहा कि हमें आप पे एतमाद है, हम आपको डायरेक्ट पैसे देते हैं, आप खुद नौजवानों को सेलेक्ट करें। मैंने उससे साफ इनकार किया। मैंने कहा जी मैं किसी से 1 रुपया भी बराह रास्त नहीं लूँगा, मुझे खुद पे एतमाद नहीं है, क्योंकि पहले ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को इतना लूटा गया है। पाकिस्तान के अंदर लोगों ने कहा, मैंने उनसे नहीं लिए। अब हम वो सेटअप ईद के बाद शुरू करने जा रहे हैं इंशाल्लाह। और पहले मरहले में हम मैं अभी ईद के बाद कहूँगा दोस्तों से वो कुछ ऐसे नौजवानों को सिलेक्ट करके भेजें। बार बार कह रहा हूँ, ऐसे बंदे को करके भेजें जो डिज़र्विंग हो, जिसको वो बंदा पे कर रहा होगा 10-15 हज़ार, तो उस बंदे को भी एहसास हो कि हाँ मैंने वहाँ जाके काम सीखना है। तो उस बंदे का हम देखेंगे और हम 5-5, 10-10 लोग बुलाएंगे और उनको ट्रेनिंग देंगे। एक ऐसा सेटअप हम इंशाल्लाह बनाने जा रहे हैं और उनको ट्रेनिंग दे के हम 3 माह में इस काबिल बना देंगे कि उसके बाद वो अपने इलाके में जाके 20-25 हज़ार की ऑनलाइन कम अज़ कम वो नौकरी कर ले और पैसे कमा ले ताकि उसको रोज़गार मिले। ईद के बाद हम इसको शुरू करने जा रहे हैं और मैं इंशाल्लाह कॉन्फिडेंट हूँ कि मैंने बहुत सारे दोस्तों से ये बात की है। हम शायद उमर इनाम साहब अगले 1 साल में, ये हमारी कमिटमेंट है कि 1000 नौजवानों को हम रोज़गार फ्राहम करेंगे। और ऑनलाइन आपको इंटरनेशनली पे होता है, बाहर से पे होता है, आप वो यहाँ किसी इदारे ने नहीं देना होता। तो ये हम शुरू करने जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है सिद्दीक साहब। ट्विटर के ऊपर ना बहुत ज़्यादा सवालात आए हैं, बड़े दिलचस्प सवालात आए हैं और वाक़ियतन ऐसे सवालात आए हैं जो आपने शायद किसी जगह पे उनको रिस्पॉन्ड ना किया हो। बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं और मैं सोच रहा हूँ कि इस तरह का हम एक और सेशन भी यहाँ पे इंटरव्यू आपका करें जिसमें वो सारे सवालात मैं लिख के लाऊँ, उन लोगों के नाम लिख के लाऊँ, ये देखूँ कि वो कहाँ से हैं और फिर मैं उनका आपसे वो सवालात पूछूँ और आप उनके जवाबात दें। लेकिन एक सवाल आखिरी मैं आपसे पूछ लूँ, मोहम्मद नहीं, मैं आपके फॉलोवर ये पूछ रहे हैं कि मरीम नवाज़ के व्हाट्सएप ग्रुप में या मरीम नवाज़ के करीब कौन से 4 एंकर्स हैं, उनके नाम तो बता दें। यार बहुत सारे लोग हैं टॉप 4, बस असल में वो ये समझते हैं कि नवाज शरीफ साहब और शरीफ फैमिली इक़्तिदार में होगी तो पाकिस्तान रहेगा, वरना खुदा न खासा पाकिस्तान नहीं रहेगा। आप देखें आजकल मंसूर अली ख़ान साहब, और मुझे मंसूर अली ख़ान साहब से शदीद तरीन शिकवा है और दुख है मुझे इस बात का, जो पाकिस्तान में ज़ेर वो समंदर से ज़खायर मिलने थे वो नहीं मिलेगा, कि वो बाद में सुहेल इकबाल भट्टी साहब ने बताया रूटीन का मैटर है, कोशिश होती रहती है, अल्लाह ताला करम करेगा। इंडिया ने 35-40 अटैम्प्ट्स की और मुल्कों ने इतनी अटैम्प्ट्स की तब जाके वहाँ से मिले। उन्होंने एक बड़ी सतही सी लाइन लेके कहा कि गैस लीक हो गई और इस तरह से उन्होंने उसकी तज़हीक की और मजाक उड़ाया। अब ये जिस तरह उन्होंने तज़हीक की ना इस मरले की, इंडिया ने भी इतनी नेगेटिव रिपोर्टिंग इस मामले में नहीं की पाकिस्तान के ख़िलाफ़। वो इंडिया को भी पीछे छोड़ गए, मतलब हमारे सबसे बड़े दुश्मन को भी वो पीछे छोड़ गए। ये पाकिस्तान के मैं इनको अंदरूनी दुश्मन समझता हूँ।
आप जाके देख लें, उनके GGISPR ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें नसरुल्लाह मलिक साहब को भी उन्होंने अकाउंट दिखाया था कि ये वो अकाउंट्स हैं जो पाकिस्तान मुखालिफ एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं। अमार मसूद साहब हैं और बहुत सारे लोग हैं। अभी मैं सलमान गनी साहब को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि जिस दिन नवाज शरीफ की बेल हुई थी उस दिन स्टॉक मार्केट ऊपर चली गई थी। और बहुत सारे हैं, मुजीबुर रहमान शामी साहब हैं, जो ये नहीं है कि वो मरीम नवाज़ के करीब है, वो वैसे ही शरीफ फैमिली का जो बयानी है उसको वो आगे बढ़ाते हुए नज़र आते हैं। शायद वो दिल से ये समझते हैं कि इस मुल्क की बका की वजह जो है वो, और बहुत सारे हैं। आप वो एक जावेद चौधरी साहब ने कॉलम लिखा, उन्होंने कहा कि उन्होंने बड़े महारत से, उनको लिखने का तूफ़ान आता है कि ये कुत्तों की एक किस्म की तरह हैं वो लोग। उन्होंने कहा मुझे एक बंदा मिला, उसने कहा कि वो लोग कुत्तों की एक किस्म की तरह हैं जो इमरान खान को ये कह रहे हैं कि तुम नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी से हाथ मत मिलाओ। तो उनको हाथ मिलाना चाहिए। सोहेल बड़ाई साहब के वाले से मैंने एक वीडियो लगाई, उन्होंने 5 कॉलम्स में कहा कि बस ख़त्म है सारा कुछ और इमरान खान नवाज शरीफ और जरदारी से हाथ मिलाएं वरना कुछ नहीं बचेगा। ठीक है सिद्दीक जान, हम आपके मशकूर हैं कि आपने अपने कीमती वक्त जो था उसमें से यहाँ हमने आपको दावत दी सुप्रीम कोर्ट के बाहर। आपको यहाँ बुलाने का मकसद ये था क्योंकि ये इस इमारत और आपका एक ख़ासा ताल्लुक़ है, जो हमेशा हम दुआ करते हैं कि आप यहीं से रिपोर्टिंग करते रहें सुप्रीम कोर्ट से। तो आपने देखा सिद्दीक जान को हमने बुलाया और काफ़ी सारे ऐसे सवालात किए जो इनसे पहले नहीं पूछे गए थे। ट्विटर के ऊपर जो आपने सवालात इनसे पूछे हैं वो मैं एक अगली नशिस्त की इनसे दरख्वास्त करूंगा और इनको दोबारा यहाँ पे बुलाएंगे और वो जितने भी सवालात आपने पूछे हैं वो सारे के सारे मैं इनसे पूछूंगा। अल्लाह हाफ़िज़।